हेलो दोस्तों, इतिहास बैच में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बैक टू स्कूल चैनल पर आप लोग इतिहास बैच की एंशियंट हिस्ट्री की क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। नवपाषाण युग जब अंत हुआ तो उसके बाद ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई। तो ताम्रपाषाण युग के इम्पोर्टेंस को हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में ताम्रपाषाण युग हम करेंगे, जो कि डीएसएसबी और केवीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम जो है इतिहास बैच में करा रहे हैं। आप अगर मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं यूपी लेखपाल की, एसएससी की, जिसके अंदर एंशियंट हिस्ट्री आती है, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ताम्रपाषाण युग को हम समझेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो जल्दी जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको आगे की वीडियोस मिलेंगी। और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। और हमारी BTS कनेक्टेड ऐप आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सुपर टेट, KVS, DSSB के लिए टेस्ट सीरीज वहां पर चल रही हैं और आज जो है लास्ट डे है ऑफर का, यानी 400 रुपीज में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही हैं। अदरवाइज 600-700 उनका प्राइस है, तो चेकआउट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, ताम्रपाषाण युग। देखिए, ताम्रपाषाण युग की संस्कृति का जो स्टार्टिंग हुई, आरंभ हुआ, वो नवपाषाण युग के बाद हुआ। ठीक है, यहां पर देखिए ताम्रपाषाण युग, इस संस्कृति के अंदर जो उपकरण हैं, जो औजार हैं, यानी जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, जो औजार हैं, जो हथियार हैं, उसमें पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग भी बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगा। अब देखिए, इससे पहले इनके जो उपकरण और औजार थे वो पत्थर के बने हुए होते थे, लेकिन नवपाषाण युग के बाद जो हथियार और औजार हैं उनके अंदर तांबे को भी मिलाया जाने लगा ताकि वे और मजबूत हो जाएं। इसीलिए इस संस्कृति का नाम ताम्रपाषाण युग पड़ा है। ठीक है, तो यहां पर हमारे सामने एक बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ताम्रपाषाण युग कब आया। हमारी प्री हिस्टोरिक एरा के बाद, हमारे प्री हिस्टोरिक एरा के बाद, खासकर उसके अंदर नवपाषाण युग के बाद। नवपाषाण युग को चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था काफी अच्छे तरीके से। यहां पर पत्थरों के साथ तांबे को मिलाया जाने लगा, इसीलिए जो हथियार, औजार और उपकरण थे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगे। देखिए, नवपाषाण युग के अंत में धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा था, यानी कि पत्थरों के साथ साथ धातुओं का भी यूज होने लग गया था। और सबसे पहले धातुओं में तांबे का प्रयोग किया गया, यानी कि पत्थर के साथ जो सबसे पहली मेटल के रूप में जो कोई मेटल मिलाई गई, तो वो कौन सी मेटल थी? वो तांबा था। देखिए, जिस संस्कृति ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया हो, उस संस्कृति को ही आप ताम्रपाषाणिक कहेंगे। आपसे पूछा जाएगा ताम्रपाषाणिक संस्कृति का मतलब क्या है, तो वो संस्कृति जिसने पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी उपयोग किया हुआ, यानी कि पत्थर और तांबे का उपयोग करने की अवस्था ही कौन सी है? ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति है। देखिए, तकनीकी दृष्टि से आप ये देखें कि ताम्रपाषाण युग हड़प्पा की कांस्यकालीन संस्कृति से पहले की है, क्योंकि अभी तक हड़प्पा संस्कृति नहीं आई है। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ताम्रपाषाणक, ये जो ताम्रपाषाण संस्कृति है, ये हड़प्पा से भी पहले की है, आपने देखा होगा। लेकिन भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युग की संस्कृतियां बाद में आती हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल इशू है, इसको अभी इतना ध्यान में नहीं रखते। आपको बस अभी इतना समझना है कि नवपाषाण युग के अंत में धातुओं का प्रयोग भी होने लगा था और पत्थरों के साथ तांबे का प्रयोग होने के कारण ही उस संस्कृति का नामकरण हुआ ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ठीक है, और ये तांबा ही सबसे पहली मेटल थी जो पत्थरों के साथ मिलाया गया, और ये हड़प्पा संस्कृति से पहले का ही टाइम था। देखिए, यहाँ पर जो ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे वो पशुपालन और कृषि किया करते थे। इनके काम याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि ताम्रपाषाणिक युग के लोग बेसिकली क्या करते थे। वो बेसिकली पशुपालन करते थे और अपना एग्रीकल्चर किया करते थे।
और एग्रीकल्चर जब वो करते थे तो गेहूं, चावल और उसके अलावा बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग की दाल यानी कि जो दलहन है उनकी भी फसलें उगाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो यहां पर देखिए एग्रीकल्चर और पशुपालन, ठीक है, गेहूं, चावल, उसके अलावा बाजरा, मसूर, उड़द की दाल, मूंग दाल यानी जो दलहन है उनकी फसलें भी यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी। अब ये तो हुई कृषि की बात। पशुपालन की अगर मैं बात करूं तो भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सुअर, क्या क्या पाला करते थे? भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सुअर पाला करते थे। शिकार करने की बात करें तो हिरन का शिकार करते थे। वह ऊंट से परिचित थे। इस बात के भी साक्ष्य थे कि ऊंट, देखो ऊंट को भी वो जानते थे क्योंकि ऊंट के साक्ष्य, जो सबूत है, जो एविडेंस है वो मिले हैं, ठीक है। लेकिन जो श्योर हम कह सकते हैं वो भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सुअर की बारे में बोल सकते हैं कि इनको पाला करते थे। लेकिन ऊंट के भी अवशेष जो है मिले हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना इस संस्कृति के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, उन्होंने घोड़ा नहीं देखा था। याद रखना कौन सा युग था जिन्होंने घोड़ा नहीं देखा था? तो ये ताम्रपाषाण युग था, जहां के लोग जो है घोड़े से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। दे वर नॉट अवेयर अबाउट हॉर्सेस, ठीक है। आगे देखिए ये जो लोग थे ये समुदाय बनाकर गांवों में रहते थे, ठीक है। और ये एक जगह पर नहीं, ये देश के अंदर विशाल जो है क्षेत्रफल में फैले हुए थे, विशाल भागों में फैले हुए थे, जहां पर पहाड़ी जमीनें और नदियां स्थित थी। यानी कि ताम्रपाषाण युग के लोग समुदाय बनाकर, कम्युनिटी बनाकर जो है गांवों में रहते थे। और एक गांव यहां, एक थोड़ी सी और दूर, एक थोड़ी सी और दूर, तो इन्होंने विशाल एरिया जो है क्या कर रखा था? घेर रखा था। और ज्यादातर पहाड़ी जमीनें और नदियां जहां थी वहां पर ये लोग रहते थे। और जो इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि ताम्रपाषाणी के जो लोग थे वो पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, यानी कि कच्ची ईंटों से ही वो अपना सारा निर्माण का कार्य करते थे, घर पर जो भी बनाना उनका होता था। तो याद रखना पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, ठीक है। कच्ची ईंटों का ही प्रयोग करते थे। वस्त्र निर्माण करना जानते थे, यानी कि यहां पर क्लोथ्स बनाना भी देख लीजिए उन्होंने शुरू कर दिया था, वस्त्र निर्माण करना शुरू कर दिया था। उसके साथ साथ मिट्टी के खिलौने और मूर्ति के कारीगर थे। याद रखना मिट्टी के खिलौने और मूर्ति के कारीगर थे। मूर्ति बनाना भी शुरू कर दिया था और मिट्टी के जो है खिलौने बनाना भी शुरू कर दिया था। अब याद रखना जो मूर्ति जो बनती थी वो टेराकोटा के पत्थर की बनती थी। जब भी पूछा जाए कि वो कौन सा पत्थर है जिससे मूर्ति का निर्माण होता था, तो टेराकोटा की यहाँ पर जो है मूर्तियों का निर्माण ताम्रपाषाण युग में होता था। साथ ही साथ जो कुम्हार, धातुकार, हाथी के दांत शिल्पी और चूना बनाने के कारीगर भी थे। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए कारीगरी का भी कितना काम वो जानते थे। एक तो क्लोथ्स बनाना सीख गए भाई, जो कपड़े वगैरह वो पहनते थे वो अपने कपड़े बना लेते थे, खुद कपड़े बनाना खुद सीख गए। उसके अलावा कपड़े बनाने के साथ साथ मिट्टी के खिलौने बच्चों के लिए, उसके साथ साथ मूर्तियां भी बनाने लग गए टेराकोटा के पत्थर की। और कुम्हार वगैरह भी जो है मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए। धातुकार मेटल का यूज होने लग गया। हाथी के दांत और चूना बनाने के शिल्पकार भी यहाँ पर थे। वहां पर देख लीजिए कितने कारीगर थे। उसके बाद अब देखिए मिट्टी के बर्तनों की अगर मैं बात करूं तो काले और लाल रंग के दोनों रंग के यहाँ पर जो है मृदभांड, मृदभांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन। दो कलर के थे। यहाँ पर कलरों के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ताम्रपाषाण युग में कैसे कैसे कलर के थे। तो काले और लाल रंग के थे जो कि चाक पर बनते थे। कभी कभार इन पर सफेद रंग की रेखिक आकृतियां भी बनी रहती थी। यानी कि मान लो ये मिट्टी का बर्तन है, या तो ये होगा लाल रंग का, नहीं तो ये कैसे रंग का होगा, नहीं तो ये होगा काले रंग का। दो कलर के मिट्टी के बर्तन बनते थे और उनके अंदर यानी कि इनके बीच बीच में सफेद कलर की वो डिजाइन भी बने रहते थे। वो डिजाइन से नहीं बना देते थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए, ठीक है। तो रेखिक आकृतियां भी बनी रहती थी सफेद रंग की। अब सफेद बोर्ड है तो सफेद रंग से बना नहीं सकता। आगे देखिए मिट्टी की स्त्री रूपी मूर्ति से ज्ञात होता है कि ताम्रपाषाण कालिक लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। और वृषभ जिसको बोलते हैं सांड, धार्मिक पंथ का प्रतीक था। याद रखना यहां पर स्त्री रूपी मूर्ति मिली है जिससे कि ये अंदाजा लगाते हैं कि ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ताम्रपाषाण युग में किसकी पूजा होती थी? मातृ देवी की जो है
पूजा होती थी। और संभवतः ये वृषभ यानी कि सांड, जिसको धार्मिक पंथ का प्रतीक यहाँ पर इसको माना जाता था। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ताम्रपाषाण युग में धार्मिक पंथ का प्रतीक किसे माना जाता है, तो वृषभ यानी कि सांड को माना जाता है। अब भारत में ताम्रपाषाण काल की कई बस्तियां हैं, ठीक है, कई बस्तियां हैं, याद रखना कई बस्तियां हैं भारत में। और यहां पर आपको इन बस्तियों के नाम भी मैं बताता हूं कि हमारे देश में जो ताम्रपाषाण की जो बस्तियां थी, जैसे मैंने बताया कि एक गांव यहां पर, एक थोड़ी दूर, एक उससे थोड़ा दूर, फिर एक थोड़ा दूर, तो कहां कहां पर बसी हुई थी ताम्रपाषाण काल में लोग, देख लीजिए। ताम्रपाषाण काल में अब देख लीजिए हमारे देश में कहां कहां थे। सबसे पहले पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखो, ये जो ताम्रपाषाण कालिक लोग थे ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में 3 जगह है, मालवा, कैथा जो आजकल मंडला है, और एरन जिसको गुना बोला जाता है, इन 3 जगह पर थे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आहार जिसे आजकल उदयपुर बोला जाता है, गिलुंद जिसे राजसमंद बोला जाता है, वहां पर थे। अब पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो जोखे, नेवासा, सेनगांव और दैमाबाद जिसे अहमदनगर बोला जाता है, चंदौली जिसे कोल्हापुर बोला जाता है, इनाम गांव, इस युग की सबसे बड़ी बस्ती यही मिली है। और ये इनाम गांव कहाँ था, पुणे में। तो यहाँ पर देख लीजिए भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां कहाँ कहाँ पर मिली हैं। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हमने वो सारी बेसिक चीजें देखी जो आपको ताम्रपाषाण काल के दौरान जाननी जरूरी है। ये नवपाषाण युग के बाद आया, उपकरण, औजार और हथियार आदि में पत्थर के साथ साथ जो है तांबे का भी यूज होने लगा, जिसकी वजह से इसका नाम ही पड़ गया ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ठीक है, ऐसी संस्कृति जिसने तांबे का उपयोग सबसे पहले किया। ठीक है, पत्थर और तांबे के उपकरण मिला जुला कर इन्होंने काम में लिए। ये लोग पशुपालन करते थे और उसके साथ साथ खेती भी करते थे। ये दलहन की खेती बहुत करते थे, जैसे कि मूंग, उड़द और मसूर वगैरह की दाल, बाजरा, गेहूं, चावल भी ये उगाते थे। उसके अलावा जैसे मैंने बोला एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन भी, भेड़, बकरी, गायें और सुअर, भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सुअर पाला करते थे। उसके अलावा हिरण का शिकार करते थे, ऊंटों के भी सबूत मिले हैं। लेकिन ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़े से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। ये समुदाय बनाकर गांवों में रहते थे, एक गांव यहाँ पर, एक थोड़ी दूर, एक थोड़ी दूर, एक थोड़ी दूर। और यहाँ पर ये पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, ये कच्ची ईंटों का ही प्रयोग करते थे। और ये रहते वहां पर थे जहां पर पहाड़ी जमीनें और नदियां स्थित थी। ठीक है, वस्त्र निर्माण करना भी ये जानते थे। उसके अलावा मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति बनाते थे टेराकोटा की, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। यहाँ पर हाथी के दांत का भी कलाकार था, चूना बनाने के भी कलाकार थे यहाँ पर। ठीक है, मिट्टी के 2 तरीके के बर्तन थे, 2 रंग के, एक लाल रंग का था, एक काले रंग का था, और दोनों के बीच में सफेद रंग की जो है आकृतियां बनी हुई होती थी। और मिट्टी की जो है स्त्री रूपी जो मूर्ति मिली है, उससे ये भी कहा जा सकता है कि मातृ देवी की ये पूजा किया करते थे। और धार्मिक पंथ का जो प्रतीक था वो वृषभ सांड था। और कई बस्तियां हैं भारत में जिनके नाम मैंने आपसे डिस्कस किए, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी महाराष्ट्र में। इन जगहों पर जो थी ये ताम्रपाषाणिक बस्तियां भारत के अंदर थी। तो ये चैप्टर नंबर 5 था। चैप्टर नंबर 6 के साथ आप लोगों के साथ मैं कल मिलने वाला हूं। इसलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आप लोगों को। देखिए, कम समय में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस लेवल पर जाननी ज़रूरी है उतनी मैं आपको बता रहा हूँ। करवाने को तो एक क्लास ये इस टॉपिक को लेकर 3 घंटे की भी हो सकती थी, लेकिन जिस एग्ज़ाम में जिस लेवल तक जो चीज़ आए वही करवानी चाहिए और वही मैं करवा रहा हूँ। और हाँ, क्लासेस लेने के साथ साथ चाहे सुपर टेट, DSSB, KVS किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप लोग BTS कनेक्टेड ऐप को इंस्टॉल कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज चल रही हैं वो 31 तारीख और 1 तारीख तक उनका प्राइस 400 रुपीज़ है। उसके बाद उनका प्राइस बढ़ने वाला है, तो इस ऑफर को ज़रूर अपनाएं। आपकी तैयारी के लिए टेस्ट वहाँ पर डलते रहेंगे। 26 टेस्ट डाल चुका हूँ मैं, और ज़्यादा टेस्ट भी डलते रहेंगे। जो भी पैकेज आपने लिया है उसके अंदर कोई भी पैकेज लो, जैसे सुपर टेट का लिया तो उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, यानी सुपर टेट में जो भी सब्जेक्ट आएंगे उन सब के मॉक टेस्ट आपको मिला करेंगे इसके अंदर। तो जल्दी से जाइए
और इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए और हमारी क्लासेस को ज़रूर देखते रहें। इतिहास बैच के लिए प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी हैं। जितने भी मेरी क्लासेस हैं वो सारी की सारी फ्री हैं। जितने भी कोर्सेज़ हैं मेरे सारे के सारे फ्री हैं। कहाँ पर मिलेंगे आपको? आपको मिलेंगे हमारे YouTube चैनल पर ही, बैक टू स्कूल। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिए और प्यार बांटने से बढ़ता है, तो वीडियोस को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी। टेक केयर, मिलता हूँ आप लोगों से। अपने सभी सुपर टेट और DSSB KVS के स्टूडेंट्स को जो है आप क्या करें, जोड़े हमारे चैनल के साथ। बाय बाय।